हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में हमने अपना थर्ड मेजर टॉपिक चैप्टर 1 का इलेक्ट्रिक डायपोल्स को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। अब इस वीडियो में हम अपना फोर्थ मेजर टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स शुरू करेंगे। ठीक है, तो जितने भी लोग प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके उनको देखें, क्योंकि उसके ही कंसेप्ट पूरे यूज होंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वही प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। तो एक सेक्शन से एक पर्टिकुलर स्मॉल एलिमेंट एरिया लेता हूं मैं, उससे जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रीवियस वीडियो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो एक बार रिकैप करते हैं कहानी अब तक कि अभी तक हमने क्या क्या चीज पढ़ी है। तो चैप्टर 1 हमारा चल रहा था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जिसमें हमने अपना 3 टॉपिक पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने 12-13 वीडियोस कुछ पढ़े हैं। ठीक है, 11th वीडियो तक हमने पढ़ लिया है पूरा। उसमें हमारा ये इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स के बारे में कि दो चार्जेस के बीच की कैसे हम फोर्स निकालते हैं, बहुत सारे चार्जेस के बीच में हम कैसे फोर्स कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है कि क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल, क्या होती है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, कैसे इलेक्ट्रिक डायपोल के चारों ओर 360 डिग्री हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सब चीजें हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। अब हमारा यह लेक्चर रहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और कैसे हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसी में हमारी क्या आती है? गॉस लॉ आती है, क्या होता है गॉसियन सरफेस, ये सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है अद्वैत एजुकेशन और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक में इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एरिया वेक्टर क्या होता है, क्योंकि उसको समझने के लिए हमें एरिया वेक्टर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना यह लेक्चर। फोर्थ टॉपिक हमारा क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बाकी के पूरे 3 टॉपिक हमने क्या किए हैं? पूरा पढ़ लिए हैं। अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये देखेंगे हमारा 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? हमारा पूरा चैप्टर 1 हो जाएगा। फिर हम चैप्टर 2 जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट है, अभी हम पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? चैप्टर 2 पढ़ेंगे अपना। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर का, एरिया वेक्टर। क्योंकि एरिया वेक्टर जानना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है यदि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अच्छे से समझना है। अब वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक सरफेस के अंदर में यदि चार्ज रखे होंगे, उस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, और जिस एक सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी उसके एक पर्टिकुलर एरिया से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। ठीक है, डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा एरिया वेक्टर कि क्या होता है एरिया वेक्टर। देखते हैं क्या होता है। द वेक्टर एसोसिएटेड, मतलब वेक्टर जो लिंक है, वेक्टर एसोसिएटेड विथ एवरी एरिया एलिमेंट of a closed surface is taken to be in the direction of the outward normal। ठीक है, अब यदि हम कोई भी किसी एरिया एलिमेंट से हम वेक्टर एसोसिएट करेंगे ना, तो उसका डायरेक्शन कैसा रहता है? आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ रहता है। मतलब मान के चलते हैं, अभी सारी चीज यदि हम भूल जाएं और ये बोर्ड को ही माने, और ये बोर्ड में मैं एक ये एलिमेंट ले लेता हूं छोटा सा। ठीक है, ये बोर्ड में मैं क्या किया? एक एलिमेंट ले लिया। ये बोर्ड बहुत बड़ा है और मैं एक छोटा सा हिस्सा लिया हूं इस बोर्ड का, तो ये क्या होगा? इसका एक एलिमेंट होगा। और यदि मैं इसमें अपना एरिया वेक्टर देखना चाहूं ना, तो वो ऐसे डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड नॉर्मल। मतलब मेरे जो पेन का डायरेक्शन आ रहा है, जस्ट जो जेड एक्सिस में आ रहा है, आउटवर्ड नॉर्मल, ऐसा हम डायरेक्शन लेंगे। तो किसी भी सरफेस को हम लेंगे तो उसमें ऐसा आउटवर्ड नॉर्मल, ये एक सरफेस है, इसमें जो ये ऐसा आउटवर्ड नॉर्मल जो वेक्टर रहेगा, यही एरिया वेक्टर का क्या रहेगा? डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? एरिया एलिमेंट ऑफ ए क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस का मतलब क्या होगा? ऐसा सरफेस जो पूरे तरीके से क्लोज्ड है, उसके अंदर क्या है? एक वॉल्यूम है। ठीक है, जैसे दूसरा इसका एग्जांपल लें तो दूसरा इसका अपोजिट क्या होगा? ओपन सरफेस। जैसे हम एक चाय का कप लेते हैं या हम एक कटोरी को ही एज्यूम कर लेते हैं, एक बाउल को ही हम एज्यूम कर लें, तो एक बाउल कभी भी क्लोज सरफेस नहीं होगा। एक बाउल एक प्रकार का ओपन सरफेस होगा। मगर यदि मैं बाउल को बंद कर देता हूं और उसके अंदर एक वॉल्यूम एनक्लोज्ड होता है, तो वो क्या हो जाएगा? क्लोज सरफेस हो जाएगा। एक ओपन सरफेस भी वॉल्यूम एनक्लोज्ड करता है, मगर वो क्या रहता है? ओपन है, एक साइड से तो ओपन है। एक बाउल को यदि मैं इमेजिन करूं तो वो एक प्रकार का ओपन सरफेस होगा। क्लोज सरफेस क्या होगा? जो सारे तरफ से बंद हो। ठीक है, तो ऐसा सरफेस जो चारों तरफ से बंद है, उसका यदि मैं वेक्टर एसोसिएटेड देखूंगा कि क्या वेक्टर उससे एसोसिएट करता है, उसके किसके?
एक एरिया एलिमेंट से, मतलब मैं उसका एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं। ऐसा हम क्यों करते हैं, हमें पूरे एरिया को के बारे में जानना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका एक छोटा सा एलिमेंट लेके उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे ही एक छोटा सा एलिमेंट लेके उसमें लिमिट रख के इंटीग्रेट करेंगे, वो क्या बन जाएगा, पूरा एरिया बन जाएगा। तो जब भी हम एनालिसिस करते हैं, छोटे छोटे एलिमेंट्स लेके एनालिसिस करते हैं, उस एलिमेंट में हमें पता चल गया कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वही होता है जो अभी हम देखेंगे। तो हमें क्या पता चल जाएगा, एक छोटे से एलिमेंट से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है ये पता चल जाएगा। फिर उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या पता चल जाएगा, हमें पूरे सरफेस में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है और कितना उससे पास हो रहा है, ये चीज पता चल जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन हमारी, द वेक्टर एसोसिएटेड विथ एवरी एरिया एलिमेंट, सारे एरिया एलिमेंट, मतलब जैसे एक सरफेस है उसमें मैं छोटे छोटे एलिमेंट्स लेता हूं, जितने भी हैं, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उतने, of a closed surface is taken to be in the direction of outward normal। आउटवर्ड नॉर्मल मतलब कैसा डायरेक्शन होगा, ऐसा डायरेक्शन, ये बोर्ड से जस्ट जो सामने की तरफ आपके तरफ आ रहा है, जो 3D में होगा, आपको नहीं दिखेगा वो चीज। मतलब ये यदि बोर्ड को मैं 2D मानूं तो जो ये ऐसा वाला सरफेस होगा ये थर्ड डायमेंशन होगा, जो मेरे पेन का डायरेक्शन है सेम जो आपके तरफ आएगा वही क्या होगा, उसका आउटवर्ड नॉर्मल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन में वो क्या बताया, डायरेक्शन के बारे में बात किया, किसके, एक छोटे से एलिमेंट के एरिया वेक्टर के डायरेक्शन के बारे में बात किया। सेकंड पॉइंट देखते हैं, दस द एरिया एलिमेंट वेक्टर डेल एस। तो जो एरिया एलिमेंट का वेक्टर होगा डेल एस, एस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एरिया क्या होता है, एक प्रकार का सरफेस होता है। ठीक है, और यहां पे जो ये डेल एस है, ये एस यहां पे बोल्ड में है, इसका मतलब क्या है, ये वेक्टर फॉर्म शो कर रहा है। जब बोल्ड में होती है कोई चीज तो वो वेक्टर फॉर्म शो करती है। आप इसको कॉपी में ऊपर एरो लगा के भी लिख सकते हैं। तो does the area element vector delta s at a point on a closed surface, किसी एक पॉइंट में या किसी एक एलिमेंट में क्लोज सरफेस के, इज इक्वल टू डेल एस एन कैप। ये किसके बराबर होगा, डेल एस वेक्टर जो होगा वो किसके इक्वल टू में होगा, डेल एस एन कैप के। ठीक है, अब यहां पे जो ये डेल एस है ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है, ये नॉर्मल है, बोल्ड लेटर्स नहीं है, यहां पे एस बोल्ड है, ये बोल्ड नहीं है, तो ये क्या है, वेक्टर फॉर्म में, और ये क्या है, नॉर्मल डेल्टा एस है, मतलब ये नॉर्मल छोटा सा सरफेस है। और उससे उस सरफेस के मैग्नीट्यूड से यदि मैं उसका यूनिट वेक्टर क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगा, मतलब एक प्रकार का क्या मिल जाएगा, एरिया वेक्टर मिल जाएगा मेरे को, जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। प्रीवियस जितने भी हमने चीजें पढ़ी उसमें हम ऐसे ही कर रहे थे, फोर्स निकालते थे कूलम्स लॉ की मदद से, उसके बाद उसका डायरेक्शन देखना था तो हम क्या करते थे, उसकी यूनिट वेक्टर से हम मल्टीप्लाई कर देते थे, तो हमें वेक्टर क्वांटिटी मिल जाती थी। सेम यहां पे एरिया में भी वैसे ही हो रहा है। ये क्या है, डेल एस एरिया वेक्टर है, ठीक है, बोल्ड में है यहां पे, इक्वल टू क्या होगा, डेल एस, मतलब जो छोटा सा सरफेस है उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, वो 1 सेंटीमीटर क्यूब, mm क्यूब, एकदम छोटा सा बड़े से सरफेस का। ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड के साथ में क्या किया, उसका यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे को पूरा एरिया क्या मिल गया, एरिया वेक्टर मिल गया। ठीक है, तो एट ए पॉइंट ऑन ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू डेल एस एन कैप। ठीक है, डेल एस एन कैप क्या मिल जाएगा, हमें वैल्यू दे देगा वेक्टर डेल एस की, जो क्या रहेगा, एरिया वेक्टर रहेगा हमारा। ठीक है, वेयर डेल एस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया। डेल एस क्या है, हमारे एरिया का मैग्नीट्यूड है, मतलब कितना है, एरिया है, मतलब क्या होगा, स्क्वायर में होगा, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, mm स्क्वायर, एरिया उसी में होता है, तो मान के चलते हैं 1 mm स्क्वायर का एरिया होगा, क्योंकि छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं हम। ठीक है, एंड एन कैप क्या होता है, कैप लगाए मतलब एक प्रकार का यूनिट वेक्टर होता है, वो इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड नॉर्मल एट द पॉइंट। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन क्या है उसका, आउटवर्ड नॉर्मल, मतलब मैं ऐसे खड़ा हूं तो आपके तरफ जो डायरेक्शन है वो, ठीक है, मैं 2 एक्सिस में हूं और आपके तरफ वाला एक्सिस जेड, तो वो आउटवर्डली बाहर आएगा वो। ठीक है, थ्योरी से समझे। अब डायग्राम देखते हैं। ये क्या है, कोई भी सरफेस है और ये एक प्रकार का कैसा है, क्लोज्ड सरफेस है। ठीक है, हर तरफ से बंद है, इसके अंदर एक वॉल्यूम या एनक्लोज्ड करके रखा हुआ है, अपने अंदर एक वॉल्यूम बंद करके रखा हुआ है। अब इस पूरे सरफेस में मैं क्या कर रहा हूं, एक येलो रंग का छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं। ठीक है, ये जो येलो रंग का ये क्या है, एलिमेंट, एरिया जो क्या है, डेल एस, एक प्रकार का एरिया है, ये 2 डायमेंशन में है, और एस क्या बताता है, एक प्रकार का सरफेस बताता है। ये पूरा एक सरफेस है और उसका मैं छोटा सा एरिया लिया तो क्या हो जाएगा, वो डेल एस। डेल एस या डी एस दोनों का मतलब क्या होगा, सेम होता है। डेल एस और डी एस दोनों का लगभग मतलब क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो छोटा सा मैंने यहां पे एक एरिया का एलिमेंट लिया। अब इस एरिया एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसा आएगा, बाहर की तरफ, आउटवर्ड नॉर्मल आएगा, मतलब जो आपको ऐसा डायरेक्शन शो कर रहा है वो ओरिजिनली कैसा होगा, ऐसा होगा,
ये बाहर की तरफ निकलेगा, जैसा मेरे पेन का आपको डायरेक्शन दिख रहा है, इस डायरेक्शन में क्या होगा, वेक्टर होगा। ऐसा बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि क्या होगा, इसी से हमें क्या पता चलेगा कि एक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम देखेंगे और वो किस डायरेक्शन में जाता है वो हमें पता चलेगा ये पढ़ने से। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा, आउटवर्ड नॉर्मल, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री और बाहर की तरफ। ठीक है, और वही एरो क्या है, ये ग्रीन रंग से यहां पे शोन है, वही चीज क्या है यहां पे ग्रीन रंग से शोन है। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन क्या है, ये हमारा एन कैप जो उसका यूनिट वेक्टर है। ठीक है, और ये वेक्टर क्या होगा, डेल्टा एस, जिसके ऊपर वेक्टर साइन भी लगा सकते हैं या इसको हम बोल्ड करके भी लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होगी, एन कैप डेल्टा एस। ये डेल्टा एस क्या है, मैग्नीट्यूड है, नॉर्मल एस है वो। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में नहीं है वो। ठीक है, वही चीज यहां पे क्या लिखी है, वही इक्वेशन के फॉर्म में लिखी है कि एरिया वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, एन कैप इंटू डेल एस। डेल एस क्या होगा, उस एरिया का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम हमने समझा। अब इसी एरिया को हम क्या कर रहे हैं, एनलार्ज करके यहां पे ले रहे हैं। तो सेम वही जो इतना अंदर का एरिया है वही चीज आपको यहां पे दिखेगी। वही जो छोटा सा एलिमेंट था ये एरिया डेल एस, उसी को मैंने क्या लिया, बाहर निकाल के बड़ा कर लिया, एनलार्ज कर लिया। ठीक है, एरिया एलिमेंट। अब इसका जो सेंटर है, यहां से जो आउटवर्ड नॉर्मल निकलेगा, मतलब ऐसा एक तरीके से बोला जाए तो थर्ड डायमेंशन में, जेड एक्सिस में। ठीक है, उसी का एन कैप यूनिट वेक्टर शो करेगा, और एरिया वेक्टर हम देखना चाहें डेल एस, तो वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन कैप इंटू डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या है, यहां पे मैग्नीट्यूड है, जो 1 mm स्क्वायर, जितना भी वो छोटा होगा वो। ठीक है, तो एरिया वेक्टर हमें समझ में आया क्या होता है, एरिया वेक्टर डेल्टा एस। ठीक है, डेल्टा एस वेक्टर क्या होगा, एन कैप डेल एस होगा। मतलब सिंपल, यदि हमें एरिया वेक्टर निकालना है तो वो एरिया का हम मैग्नीट्यूड देखते हैं कितना है, 1 mm स्क्वायर का एरिया है। ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, एन कैप मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें पता है उसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ बाहर में होगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब जब हमें एरिया वेक्टर के बारे में समझ में आ गया है, तो अब हम आगे बढ़ के इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जान सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखते हैं डिटेल में क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी सरफेस, किसी भी सरफेस के साथ जो वो लिंक्ड रहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद एनी सरफेस इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, total number of electric field lines that normally passes through that surface। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी मैं एक सरफेस लेता हूं, उस सरफेस से नॉर्मली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बोल रहा हूं, तो हमने एक प्रीवियस लेक्चर पढ़ चुका है क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पे भी अपनी पूरी प्रॉपर्टीज फॉलो करेंगी। क्या प्रॉपर्टीज फॉलो करेंगी, पॉजिटिव से चालू होकर नेगेटिव में खत्म होंगी। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, एक कर्व होती है जिसके किसी भी पॉइंट पे मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो वो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देती है। ठीक है, दो चार्जेस के बीच में वो क्या शो करती है, अट्रैक्शन शो करती है। दो लाइक अनलाइक चार्जेस के बीच में, दो लाइक चार्जेस के बीच में, मतलब यदि दोनों पॉजिटिव है तो उनके बीच में वो क्या शो करती है, रिपल्शन शो करती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपनी पूरी प्रॉपर्टी फॉलो करेगी जो वो फॉलो करती है। ठीक है, और वो नॉर्मली किसी सरफेस से पास हो रही है, तो जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस से पास होंगी उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। ठीक है, बाकी चीजें छोड़ के यदि मान के चलता हूं मैं इसी बोर्ड को ही कंसीडर करता हूं। ठीक है, और ये बोर्ड में मैं ऐसा एक एलिमेंट एरिया ले लेता हूं। ठीक है, इस बोर्ड में अब मैं मानता हूं कि ये बोर्ड के अंदर कुछ चार्जेस रखे होंगे। वो चार्जेस क्या होंगे, अंदर में रखे होंगे जो मेरे को नहीं दिख रहे होंगे, और अंदर में मान के चलते एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पे ऐसे बाहर की तरफ आएगी। ठीक है, ऐसे बाहर की तरफ निकलेगी। यदि मैं अंदर में मान लेता हूं पॉजिटिव है और यहां नेगेटिव है, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी उसमें। अब यदि मैं ये जो एरिया कंसीडर कर लिया ना, इस एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आएंगी, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके बाहर की तरफ आएगी, उसी को मैं क्या बोलूंगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलूंगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई हमें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। क्या है डेफिनेशन, क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट नॉर्मली पासेस थ्रू दैट सरफेस, एक सरफेस से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं, एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं इसको, वाटर के एग्जांपल से, वो भी हम देखेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ना, मतलब फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। डी फाई मतलब एक छोटे से एरिया में कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो हम देख रहे हैं। डी फाई का मतलब एक छोटा सा एरिया जिसमें जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है एक छोटे से एरिया में, उसको हम देख रहे हैं। तो डी फाई
इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई थ्रू ए स्मॉल एलिमेंट ds ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड E एट एन एंगल थीटा विथ ds इज, ठीक है, मतलब बोल रहा है कि एक छोटा सा एलिमेंट लिया हमने, क्या ये जो छोटा सा एलिमेंट लिया हमने ds लिया, यहां पे ये बड़ा सा एक सरफेस है, s सरफेस है, ठीक है, इसका हमने एक छोटा सा ये जो येलो वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, एक एरिया लिया है जिसको हमने बोला है ds, एक एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर है वो कैसा निकलेगा, ऐसे नॉर्मली बाहर की तरफ निकलेगा, मतलब ये एलिमेंट से ऐसे सामने की तरफ निकलेगा, इसका क्या एरिया वेक्टर, ठीक है। अब यदि इसके अंदर कोई चार्ज रखा होगा तो इसी डायरेक्शन में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है। अब यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या कर रही है, एक एंगल बना रही है। अब जो वो फील्ड लाइंस पास होगी इस एरिया से, वो एंगल बना के भी पास हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के एंगल पे वो डिपेंड करेगा कि कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल है। अभी क्या है, ये एकदम 90 डिग्री, मतलब ये ऐसा 90 डिग्री क्या है, डेल एस है हमारा, आउटवर्ड नॉर्मल, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हल्की सी टेढ़ी है इससे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या है, हल्का सा टेढ़ा है। यहां पे जो डायरेक्शन क्या बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है यहां, ठीक है। अब थीटा एंगल कैसे बनाएगा, ये नॉर्मल और ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो वो ये दोनों के बीच का क्या होगा, एंगल होगा थीटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई, छोटा से एरिया का हम फ्लक्स देख रहे हैं इसलिए डी फाई बोल रहे हैं, थ्रू ए स्मॉल एलिमेंट एरिया ds ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ऑब्वियस ही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसी एरिया में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कब जनरेट होगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड E एट एन एंगल थीटा विथ ds इज, इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है वो ds के साथ क्या कर रही है, एक एंगल बना रही है, ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम सीधी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे डिपेंड करेगा, जो अंदर चार्ज कैसा रखा है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डी फाई इक्वल टू, मतलब स्मॉल छोटे एरिया का फ्लक्स इज इक्वल टू, यहां पे E मैंने बोल्ड लिखा है, इसका मतलब ये वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ds, जो स्मॉल छोटा सा एरिया का एलिमेंटल वेक्टर है वो, यहां पे मैंने बोल्ड में लिखा है, आप कॉपी में इसको कैसे लिख सकते हैं, ऊपर में एरो लगा के वेक्टर, ठीक है, और दोनों क्या है, एक दूसरे का डॉट प्रोडक्ट है। तो जब भी दो वेक्टर क्वांटिटी ए बी का यदि डॉट प्रोडक्ट होगा तो हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट होता तो हम साइन थीटा लिखते हैं, यहां पे क्या है, डॉट प्रोडक्ट है तो हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो E ds इक्वल टू क्या हो जाएगा, E, अब यहां नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, अब यहां वेक्टर फॉर्म में नहीं है, E ds भी नॉर्मल है, मतलब अब ये दोनों का मैग्नीट्यूड रखा गया है यहां पे, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, जो ये कॉस थीटा जो एंगल बनाएगा वो, ठीक है। कॉस थीटा को हम क्या करेंगे, E इसी के साथ एंगल बना रहा है तो हमने कॉस थीटा ले लिया उसी के डायरेक्शन में, कि नॉर्मली कितना बाहर आ रहा है, क्योंकि डेफिनेशन क्या था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट नॉर्मली पासेस थ्रू दैट सरफेस, उस सरफेस से नॉर्मली कितना पास होती है। तो सरफेस से नॉर्मली कितना पास होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का हम क्या ले लेंगे, ऐसे एंगल इसको रिजॉल्व कर लेंगे कॉस थीटा वाला। तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, डी फाई इक्वल टू ई ds, ये वेक्टर फॉर्म में इक्वल टू, अब ये आ गया मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, ई ds कॉस थीटा, ठीक है। ये चीज समझ में आई हमें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है आपको समझ में आया। एक सरफेस से हमने एक एलिमेंट लिया, एलिमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डायरेक्शन गिवन है, यहाँ पे वो अंदर के चार्ज के कारण ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा होगा, और हमें यहाँ पे इस छोटे से एलिमेंटल एरिया में फ्लक्स देखना है कि कितना अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस छोटे से एरिया से कितनी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही हैं। तो वो कैसे हम निकाल पाएंगे, डी फाई इज इक्वल टू ई ds कॉस थीटा करके, ठीक है। ये चीज समझ में आई हमें। अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब यदि इसको एक और तरीके से हम समझना चाहें तो हम कैसे समझ सकते हैं, सिमिलरली इसको हम क्या बोल सकते हैं, जैसे एक वाटर के फ्लो को हम मान सकते हैं, एक वाटर पाइप में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये पाइप क्या है, ऐसा पाइप है, और वो पाइप में जो वाटर फ्लो कर रहा है उसी प्रकार का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। अब वो पाइप में क्या होगा, ऐसा सरफेस एरिया होगा, मतलब यदि मैं यहां पे एक पाइप ले लेता हूं, इसको जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम समझते हैं तो ऐसा कंपेयर करते हैं, ये मैं एक पाइप ले लेता हूं यहां पे, ठीक है, और यहां पे क्या हो रहा है, वाटर का फ्लो हो रहा है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे एक सरफेस ले लेता हूं, ये सरफेस ऐसा है, मतलब क्या है, ऐसा फ्लो हो रहा है पाइप में ना, और मैं क्या कर लिया हूं, एक ऐसा सरफेस ले लिया हूं पाइप के फ्लो में। तो ये सरफेस से जितना वाटर फ्लो हो रहा है, यही एक प्रकार का एग्जांपल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एग्जांपल होगा। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम सरफेस में पानी के बदले हम क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों आ रही है, कोई अंदर चार्ज रखा होगा उसी के कारण जनरेट हो रही होगी, ठीक है। तो जैसे यहां पे वाटर ऐसे फ्लो होगा किसी पाइप में, तो मैं यहां पे एक सरफेस ले लेता हूं ds,
ठीक है, और यहां पे जो वाटर की वेलोसिटी होगी v को मैं ले लूंगा, तो मेरे को यहां का क्या मिल जाएगा, एक प्रकार का वाटर का फ्लक्स मिल जाएगा कि कितना वाटर का डिस्चार्ज क्या है, वही क्या होगा, एक प्रकार का उसका फ्लक्स होगा कि यहां पे मास फ्लो रेट या डिस्चार्ज कितना है, उसका वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कितना है। सेम ऐसी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है कि ये पाइप को मैं ऐसे कर दिया और सामने की तरफ पानी गिर रहा है, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एक सरफेस से कितनी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे, जो नॉर्मली उस सरफेस से पास हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, which is proportional to the number of field lines cutting the area element। क्या बोल रहा है, which is proportional to the number of the field lines cutting the area element। मतलब ये जो हमारा एक्सप्रेशन आया है d phi इक्वल टू e ds cos थीटा, ये क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल होगा मतलब जितना बड़ा वो होगा उतनी ज्यादा क्या होंगी, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगी। तो यही एक्सप्रेशन क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कटिंग दी एरिया एलिमेंट। अब कटिंग दी एरिया एलिमेंट का मतलब यह है कि ये एरिया एलिमेंट हो गया, ये फील्ड लाइंस हो गई, तो ये क्या हो गई, कट करके क्या हो रही है, बाहर आ रही है ऐसे करके। ठीक है, तो वही क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। ये ऐसा सरफेस हो गया, आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ क्या हो रही है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है। कितनी टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकलेगी, वही हमें क्या बताएगा, फ्लक्स बताएगा। ठीक है, फिर उसके बाद टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यदि हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करें, इसके पहले हम डी फाई मान रहे थे, छोटे से एरिया का फ्लक्स की हम बात कर रहे थे। यदि अब हम पूरे सरफेस की बात करें तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर दी होल सरफेस एस, जो पूरा सरफेस एस है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज, मतलब पूरा सरफेस जो एस था हमने छोटे एलिमेंट का निकाला, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे पूरे सरफेस पे, तो पूरे सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही होंगी, जितनी टोटल नंबर, वही क्या बताएगी, पूरे सरफेस का क्या बताएंगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताएंगे। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्लाई ओवर दी होल सरफेस एस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ये ई क्या है, यहां पे वेक्टर क्वांटिटी है, बोल्ड में लिखा है। ठीक है, इज, तो फाई क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन कर देंगे हम ई डीएस का। ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डीएस कॉस थीटा, जो हमने वैल्यू थी वो रख दी। यहां पे क्या है, ई वेक्टर फॉर्म में, डीएस भी क्या है यहां पे, वेक्टर फॉर्म में। तो उसको वेक्टर फॉर्म में यदि हमें मैग्नीट्यूड में चेंज करना है, तो ई का मैग्नीट्यूड, एलिमेंटल एरिया का मैग्नीट्यूड, मतलब डीएस की वैल्यू, ई की सिंपल वैल्यू और कॉस थीटा उनके बीच का जो एंगल लिख देंगे, एंगल था वो हम डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, बट इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए वेक्टर फील्ड। ये क्या है, वेक्टर फील्ड की प्रॉपर्टी तो है, मतलब ऑब्वियसली बात है, जब हम एलिमेंटल एरिया ले रहे हैं वो भी एक प्रकार का वेक्टर फील्ड है, मगर उसकी एक प्रॉपर्टी तो है, मगर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी का होता है। ऑब्वियसली बात है, हम ये देखेंगे कि कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो हम उसको तो हम ऐसे ही बता सकते हैं कि इतनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो एक प्रकार का क्या होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। सेकेंड पॉइंट, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, ये क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है किसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। क्यों, क्योंकि अभी हम आगे जाके देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो वो क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन हो जाता है। मतलब जब हम पूरा उसको गॉस लॉ जब हम लगाएंगे तब, तो ऐसा यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, न्यूटन मीटर पर कूलम। ठीक है, न्यूटन मीटर ऊपर वाला हो जाएगा फोर्स, और ये एरिया की यूनिट, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, कूलम। इट्स डायमेंशन फॉर्मूला इज, यदि हम डायमेंशन फॉर्मूला के बारे में बात करें तो फाई का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, न्यूटन की यूनिट फोर्स, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास मतलब क्या, केजी, तो केजी का हम क्या ले लेंगे, एम ले लेंगे। एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर का एल आ गया, पर सेकेंड स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा, नीचे में टी का स्क्वायर रहेगा, ऊपर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, टी की पावर -2, तो ये क्या आ गया, न्यूटन का आ गया। फिर सेकेंड, उसके बाद सेकेंड वाली टर्म कौन सी है यहां पे, मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर का क्या होता है, एल स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब कूलम्स, कूलम्स का क्या होता है कि कितना एम्पियर पर सेकंड पास होता है। ठीक है, एम्पियर पर सेकंड मतलब एम्पियर पर सेकंड कितना पास होगा, एम्पियर सेकंड्स में कितना करंट पास होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, कूलम्स बोलते हैं। तो ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के दोनों के नीचे में क्या रहेगा, ए और टी रहेगा। ठीक है, एम्पियर टाइम, तो ए और टी की पावर -1, क्यों, क्योंकि दोनों नीचे में रखा हुआ है, तो इसकी पावर -1। अब यदि हम इसको पूरा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, m। ठीक है, l और यहां पे स्क्वायर और 1 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। टाइम को यदि हम देखेंगे तो t की पावर -2, और यहां पे क्या है, -1, तो t की पावर -3 हो जाएगा। और
एम्पियर की पावर क्या हो जाएगा -1। ठीक है, तो कूलम्स को हम कैसे लिख सकते हैं, ए और टी करके लिख सकते हैं, एम्पियर टाइम। ठीक है, तो ये क्या आ गया, पूरा डायमेंशन फॉर्मूला आ गया किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ml³ टी की पावर -3 ए की पावर -1। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ ईडीएस ओवर ए क्लोज सरफेस इज नेगेटिव। अब यदि किसी सरफेस, किसी एरिया में, यदि हम किसी एरिया के हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात कर रहे हैं और उसका सरफेस इंटीग्रल ईडीएस, ये क्या है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब ये वेक्टर फॉर्म में लिखा गया है दोनों, यदि इन लोग दोनों का जो है वो क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है सरफेस इंटीग्रल, तो इसका मतलब क्या होगा, देन सरफेस एनक्लोज्ड इन नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो सरफेस क्या कर रहा है, एक नेगेटिव चार्ज एनक्लोज करके रखा है। इसका मतलब ये होगा कि उस सरफेस से इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइंस है वो बाहर की तरफ ना जाके उसमें अंदर की तरफ आ रही है, यदि नेगेटिव चार्ज होगा तो। ऑब्वियसली बात है, ये चीज हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं। अब यदि हम एक सरफेस देख रहे हैं जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलेंगी उस सरफेस से, तो हम क्या बोलेंगे कि उसका हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया और यहां से बाहर की तरफ क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है। कितनी फील्ड लाइंस आ रही है छोटे से एलिमेंट एरिया में, वही इस छोटे से एलिमेंट का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। मगर यदि इस एलिमेंट के अंदर यदि नेगेटिव चार्ज रखा होगा ना, तो फील्ड लाइंस यदि बाहर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसके कारण क्या होगी, अंदर की तरफ आएगी इस चार्ज। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो सरफेस इंटीग्रल है ईडीएस का वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या हो रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है। ये चीज हमें और समझ में आएगी जब हम अभी जस्ट एंगल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये वाली पॉइंट क्या था कि यदि ईडीएस सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस एरिया वेक्टर का किसी क्लोज सरफेस में नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो सरफेस एनक्लोज किया है वो किसको एनक्लोज करके रखा है, मतलब सरफेस के अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, स्पेशल केसेस के बारे में बात करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या बोलता है, यदि थीटा जो क्या होगा, बड़ा हुआ किससे, 90 डिग्री से छोटा हुआ और 0 डिग्री से बड़ा हुआ, मतलब जो थीटा होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब जो हमारा केस है इस क्वेश्चन में, जो हमने डायग्राम देखा है, सेम वही चीज। ठीक है, डायग्राम से समझते हैं कि थीटा क्या है, यहां पे 0 डिग्री से बड़ा, तो सेम हमें डायग्राम में दिख रहा है थीटा क्या होगा, इस डीएस के साथ वो एंगल बनाएगा। तो थीटा क्या है, 0 डिग्री से बड़ा, और ये है क्या, 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री। 90 डिग्री से छोटा रहा तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या बोल रहा है, सेकंड में बोल रहा है फॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यदि थीटा 90 डिग्री ही रहा तो जो फ्लक्स की वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पूरे सरफेस की, वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कैसे, इसको भी हम डायग्राम में देखते हैं। यदि थीटा 90 डिग्री हो गया ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ई पूरा ऐसे हो जाएगा। तो इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो क्या होंगी, बाहर तो आ ही नहीं रही है सरफेस से। यदि थीटा 90 डिग्री हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये हो जाएगा हमारा थीटा। तो सरफेस से बाहर तो कोई फील्ड लाइंस निकल ही नहीं रही है, इसका मतलब सरफेस से वो पैरेलली चल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फील्ड लाइंस भी क्या होंगी, वैसे ही चलेंगी। तो इसका मतलब सरफेस से बाहर तो कोई फील्ड लाइंस आएगी ही नहीं आएगी, मतलब फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो थीटा 90 डिग्री हुआ तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। 90 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। मतलब फील्ड लाइंस क्या हो रही है, बाहर की तरफ आ रही है। ठीक है, तो समझ में आया। फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, जब 90 से छोटा रहा और 0 से बड़ा रहा। सेकंड केस में 90 डिग्री हो गया तो वो तो एकदम बराबर हो जाएगा सरफेस के, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। थर्ड केस की यदि हम बात करें तो थर्ड केस में क्या बोल रहा है, यदि थीटा 90 डिग्री से बड़ा रहा और 180 डिग्री से छोटा रहा तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। सेम जो ऊपर बोला कि यदि इसका इंटीग्रल किसी क्लोज सरफेस में नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब क्या होगा कि जो सरफेस होगा वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज एनक्लोज करेगा। ये थर्ड लाइन उसी के लिए। ठीक है, डायग्राम से देखते हैं कैसे, क्या बोल रहा है, यदि 90 डिग्री से बड़ा हो गया थीटा और 180 डिग्री जितना हो गया, 180 डिग्री से छोटा, तो 90 डिग्री से बड़ा हुआ, मतलब ये क्या है हमारा 90 डिग्री है, और ये नीचे वाला एंगल क्या है, 180 डिग्री है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, यहां पे कहीं पे होगी। ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इसका मतलब ये होगा कि एक तो सरफेस के अंदर नेगेटिव चार्ज रखा है, ये हम समझ सकते हैं। दूसरा जो फ्लक्स है वो क्या होगा, इस सरफेस के अंदर की तरफ जाएगा।
तो फ्लक्स अंदर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब जरूर अंदर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि बाहर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, बाहर अंदर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, बाहर पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव टू पॉजिटिव जाती है। तो इसका मतलब यदि थीटा 90 डिग्री हो गया तो क्या होगी, फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही है, और फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही है, इसका मतलब जरूर अंदर नेगेटिव चार्ज होगा, तभी वो बाहर से जनरेट होके अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो यदि थीटा 90 डिग्री से बड़ा रहा और 180 डिग्री से छोटा रहा, तो इसका मतलब जो फ्लक्स की वैल्यू है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, और अंदर जरूर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब वो जो सरफेस के अंदर एनक्लोज करके नेगेटिव चार्ज रखा होगा, और फाई की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। फाई की वैल्यू क्या आएगी, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पूरे सरफेस की क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमें समझ में आया कि कोई भी सरफेस, उस सरफेस से जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी उसी को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मली जो पास होंगी उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। ये एक बोर्ड का मैं एक सरफेस ले लिया, इससे जितनी फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही हैं नॉर्मल इस सरफेस के, वही क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है। अब जो हमने पानी वाला एग्जांपल देखा था उसी का थ्योरेटिकल व्यू, एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड लिक्विड फ्लक्स, दोनों के बीच में एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब क्या होता है, सिमिलैरिटी, रिलेशन, दोनों के बीच में एक प्रकार का कनेक्शन, एक को समझाने के लिए दूसरे का यूज करना, ये क्या होता है, एनालॉजी होता है। तो इट शुड बी नोन दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज एनालॉगस टू फ्लक्स ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग अक्रॉस ए प्लेन। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम एक प्रकार का सिमिलर मान सकते हैं, कैसा, लिक्विड फ्लक्स से, जो क्या हो रहा है, एक प्लेन से फ्लो कर रहा है। एक ऐसा पाइप है, पाइप क्या है हमारा, पूरा 3 डायमेंशनल पाइप है, मगर क्या होगा यदि मैं उसका एक प्लेन ले लूं, पाइप का मैं एक बीच का हिस्सा ले लूं, ऐसे पाइप में हाथ डाल दिया तो क्या होगा, ये एक प्रकार का प्लेन बना रहा है मेरा हाथ, तो यहां पे क्या होगा, वाटर आके क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। अब इसी को मैं मान लूं कि ये ट्रांसपेरेंट होगा, मतलब इससे पास हो सकती है चीजें, ठीक है, एक प्रकार का होलो होगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, लिक्विड फ्लक्स बोलेंगे, विच इज इक्वल टू v डॉट डेल एस। वी क्या होगी, वाटर की वेलोसिटी, और डेल एस मतलब वो जो पाइप है, उस पाइप का जो हमने एरिया लिया है, ये क्या हो जाएगा हमारा डेल एस। और इसी के नॉर्मल डायरेक्शन में ही तो बाहर वाटर फ्लो करेगा, ऐसे वाटर क्या हो रहा है, इस पाइप में फ्लो कर रहा है, तो इसी के नॉर्मल डायरेक्शन से ही वाटर निकलेगा, तो ये इसी के एनालॉगस होता है, ठीक है। इसी से हम इसको कंपेयर करके समझ सकते हैं, ठीक है। वेयर v is the velocity of flow of the liquid, v क्या है, जो वाटर फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी। इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स देयर इज नो फ्लो ऑफ फिजिकली ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी लाइक लिक्विड। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में हम क्या बोलते हैं कि ऐसा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में हम ऐसा कोई फ्लो को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, मतलब हम आंख से देख के तो नहीं ऑब्जर्व कर सकते कि क्या फ्लो हो रहा है, मतलब जो फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही हैं वो क्या आ रही है, वो हम आंख से नहीं देख सकते। मगर पानी के केस में हम क्या कर सकते हैं, वाटर का फ्लो हम देख सकते हैं कि कौन से प्लेन से वो फ्लो कर रहा है, ये सब चीज हम देख सकते हैं। अब यदि हम और एकदम ज्यादा, मतलब जैसे क्वांटम फिजिक्स की हम बात करें, सब एटॉमिक लेवल में जाके बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी जो बनती है ना, मतलब फील्ड लाइंस ही, जितनी भी फील्ड लाइंस होती है ना, वो भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल के कारण बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोसॉन बोलते हैं, ठीक है। तो यदि हम एकदम सब एटॉमिक लेवल पे जाए ना, जिसकी जरूरत आपको कुछ नहीं है, और इसको इस लेवल में कोई नहीं पढ़ता 11th में, एकदम सब एटॉमिक लेवल में जाए, क्वांटम फिजिक्स की हम बात करें, तो वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जितनी भी प्रकार की फील्ड लाइंस होती है ना, वो एक पार्टिकल से बनती है जो होता है बोसॉन। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक प्रकार का बोसॉन का यहां पे फ्लो हो रहा है, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। बट ये क्या है, बहुत ज्यादा हाई लेवल है, तो आपके लिए बस ये जानना जरूरी है कि एक जैसे वाटर है, पाइप से फ्लो कर रहा है, उसमें मैं एक प्लेन ले लूं एक्स और वाई, तो वो एक प्रकार का क्या शो करेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को शो करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, क्या बोल रहा है, अ बॉक्स एनक्लोज्ड एन इलेक्ट्रिक डायपोल। एक बॉक्स है जिसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ अ चार्ज 5 म्यू सी, 5 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम्स का चार्ज है, मतलब 10⁻⁻⁶, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, ये क्या है, बॉक्स की लेंथ दिया है हमें 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी बॉक्स, मतलब व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी बॉक्स, मतलब एक बॉक्स से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको देखें तो क्या है, ये एक बॉक्स है और इसके अंदर क्या रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है। हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा है इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, कैसे बनता है, वो दो चार्जेस से मिलकर बनता है। एक क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है,
और दूसरा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जो थोड़े स्मॉल डिस्टेंस एक दूसरे से अपार्ट रहते हैं। ठीक है, इस बॉक्स है। अब वो बोल रहा है कि इस बॉक्स से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर की तरफ आ रहा है। तो यहां से हम तुरंत ये चीज समझ सकते हैं कि जो नेट चार्ज होता है एक इलेक्ट्रिक डायपोल का, वो क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि जो दोनों चार्जेस रहते हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड के रहते हैं, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम रहता है। क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 5 म्यू सी एंड -5 म्यू सी। दोनों चार्जेस क्या है, दोनों चार्जेस की पोलैरिटी अलग है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। तो नेट चार्ज इस सिस्टम का क्या हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा। मतलब जो बॉक्स बोला हमें, उस बॉक्स के अंदर नेट चार्ज क्या है, उस बॉक्स के अंदर नेट चार्ज जीरो है। इसका मतलब कुछ भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर नहीं आएगा उसमें। यदि उसके अंदर कोई चार्ज होता, भले नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी होता, नेट चार्ज जीरो नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आता। मतलब ये बॉक्स से ऐसे बाहर की तरफ, आपकी तरफ क्या होता है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती है और कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आ रही है वही फ्लक्स बताता। बट इस बॉक्स के अंदर क्या हो जा रहा है, नेगेटिव चार्ज, मतलब जो नेट चार्ज है वो क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो कुछ भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर नहीं आएगा, इसका मतलब जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आएगा। ठीक है, आंसर देखते हैं। तो आंसर क्या होगा, सिंस एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, एक इलेक्ट्रिक डायपोल में टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस रहते हैं, पूरा हमने लेक्चर देखा है उसका। ठीक है, द नेट चार्ज ऑन द डायपोल इज जीरो। तो नेट चार्ज क्या होगा, जीरो। हमने क्वेश्चन भी बनाया था एग्जांपल में कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल का हमने नेट चार्ज देखा था तो वो जीरो आता है, और लॉजिकली भी हमें पता है कि जीरो ही आएगा। ठीक है, हेंस नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट, जो बाहर आएगा, क्लोज सरफेस ऑफ द बॉक्स, क्लोज सरफेस ऑफ द बॉक्स और थ्रू द बॉक्स इज जीरो। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो भी जितना भी बाहर आएगा उस सरफेस से, ठीक है, क्या बोल रहा है, ऑफ द बॉक्स, मतलब बॉक्स से बाहर आएगा, या हम बोल सकते हैं थ्रू द बॉक्स, बॉक्स को पास करके जो बाहर आएगा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि अंदर क्या हो जा रहा है, नेट चार्ज जीरो हो जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं गॉस थ्योरम। अब जैसे हम प्रीवियस हमने क्वेश्चन किया उसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम जब इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ रहे थे तो इलेक्ट्रिक डायपोल में किसी एक पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो निकाल रहे थे, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर क्यों नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज हमें और क्लियरली कैसे समझ में आएगी, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा गॉस थ्योरम पढ़ के, कि गॉस थ्योरम क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, गॉस थ्योरम देखते हैं कि क्या होता है हमारी गॉस लॉ और गॉस थ्योरम क्या होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट देखते हैं इसकी, क्या स्टेटमेंट रहती है। ठीक है, देखते हैं, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब क्या होती है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, फोर्स डिवाइडेड बाय क्या होती है, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है उसमें। ठीक है, तो द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस, मतलब किसी एक क्लोज सरफेस में, कॉल्ड गॉसियन सरफेस इन फ्री स्पेस, इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड विद इन दी सरफेस। तो ये क्या है, हमारी स्टेटमेंट है। अब ये क्या बोल रहा है, जो हमने अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने को अभी जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का निकाला है इक्वेशन, उसी इक्वेशन को ये बोल रहा है। क्या बोल रहा है, उसी इक्वेशन का आधा पार्ट तो हमें बता रहा है और आधा पार्ट और बताएगा कैसे। द सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल ये होता है, अभी आप इस फाई को नहीं देखिए, तो इसी का ईडीएस यही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, फाई। ठीक है, इंटीग्रल। ठीक है, तो सरफेस इंटीग्रल किसका, ईडीएस का, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर इंटू एरिया वेक्टर। ठीक है, यही क्या है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो सरफेस इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज्ड सरफेस, किसी क्लोज सरफेस में, इसलिए हम सरफेस इंटीग्रल कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। मतलब जिस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है ना, उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम में रखा हुआ है, या हम बोल सकते हैं एक प्रकार का एयर में रखा हुआ है, इज इक्वल टू, ये जो पूरी टर्म होती है वो इक्वल होती है किसके, 1/ε टाइम, 1/ε0 मतलब क्या होता है, ε0 होता है परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस की। ठीक है, 1/ε टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड विद इन दी सरफेस। तो क्या होगा, 1/ε टाइम्स क्या होगा, नेट चार्ज क्लोज्ड विद इन दी सरफेस। मतलब एक सरफेस के अंदर कितना नेट चार्ज रखा है उसको मैं ε0 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा मेरे को उस सरफेस से जितना बाहर आएगा। ठीक है, कैसे, अब एक सरफेस के अंदर क्या हो सकता है, मतलब एक एनक्लोज्ड क्लोज सरफेस में लूं तो उस क्लोज्ड एनक्लोज्ड सरफेस के अंदर बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं।
एक चार्ज, दो चार्ज, तीन चार्ज, पांच चार्ज, बहुत सारे चार्ज उस सरफेस के अंदर हो सकते हैं। तो वो पूरे सरफेस के अंदर जितने भी चार्ज है उस पूरे चार्ज का मैं क्या करूंगा, सम करूंगा, जैसे वो उनका मैग्नीट्यूड है उनके हिसाब से, और उसको मैं एप्सिलॉन जीरो से डिवाइड कर दूंगा ना, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। और यही किसी के बराबर होता है, सरफेस इंटीग्रल ईडीएस के बराबर होता है। तो एक प्रकार का क्या होता है, ये गॉस थ्योरम क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक प्रकार की इक्वेशन है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हमें स्टेटमेंट समझ में आई कि स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, वो सरफेस इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का क्या होगा, 1/एप्सिलॉन जीरो, और नेट चार्ज में जितने भी चार्ज होंगे। तो इक्वेशन को अब देखते हैं यहां पे, फाई ई मतलब क्या हो जाएगा, हमारा फ्लक्स, ठीक है, टोटल फ्लक्स उस सरफेस का, वो क्या होगा, बराबर होगा सरफेस इंटीग्रल किसका, ईडीएस का। ये चीज अभी हमने देखी, इक्वल टू, ये वाली टर्म कहां से आ रही है, गॉस थ्योरम से आ रही है, 1/एप्सिलॉन जीरो सब्मिशन I1 से लेके n तक, मतलब कितने भी चार्ज हो सकते हैं उस सरफेस के अंदर, 1 से लेके nth चार्ज, nth मतलब कितना भी हो सकता है, 20, 25, 30, 40, 50, कितने भी चार्ज उस सरफेस के अंदर हो सकते हैं। उस सारे सरफेस के अंदर के चार्जेस को मैं क्या करूंगा, नेट चार्ज निकालूंगा, मतलब सम करूंगा उनके मैग्नीट्यूड के हिसाब से, मतलब जो चार्जेस का एडिशन लॉ लगती है वो मैं लगाऊंगा, पॉजिटिव होंगे तो सबको जोड़ूंगा, यदि इसमें से कोई एक नेगेटिव हो गया तो उसको हम माइनस करेंगे, नेट चार्ज निकालेंगे, उस नेट चार्ज को हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन जीरो से डिवाइड कर देंगे, तो सीधा हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है, और ये सब्मिशन I1 से लेके n तक का मतलब ये है कि जितने भी चार्जेस होंगे 1 2 3 4 सब क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो पूरा टर्म क्या आ जाएगा, Q। यहां पे Q सिर्फ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये नेट चार्ज है उस सरफेस के अंदर, जो वो सरफेस एनक्लोज्ड करके रखा हुआ है, और डिवाइड बाय एप्सिलॉन जीरो। तो ऐसे ही सरफेस को क्या बोलते हैं, जो बहुत सारे चार्ज एनक्लोज करके रखा हुआ है और उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ बाहर आ रही हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन रहता है, जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे उसमें भी यूज होगा, और जब हम गॉस लॉ का एप्लीकेशन देखेंगे तो भी हमें समझ में आएगा। तो गॉसियन सरफेस हमारे लिए एज्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आगे जाके हम वही चीज देखेंगे। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमें समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, वेयर क्यू। अब यहां पे जो ये क्यू लिखा, जो नेट चार्ज लिखा, उसके बारे में बताएगा कि जो नेट चार्ज क्यू है वो क्या होता है, इस टर्म के पूरा बराबर होता है, सब्मिशन। देखते हैं, वेयर क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सब्मिशन, क्यू इज इक्वल टू सब्मिशन I1 से लेके n तक, मतलब उस सिस्टम के अंदर, मतलब जो एनक्लोज सरफेस है उसके अंदर कितने भी नंबर ऑफ चार्जेस हो सकते हैं, n नंबर ऑफ चार्जेस हो सकते हैं, और QI मतलब जो भी होगा 1 फिर +2 +3 +4, QI इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस इनसाइड द क्लोज सरफेस। क्या है ये, एक प्रकार का एल्जेब्रिक सम है, जितने भी चार्जेस है क्लोज सरफेस के अंदर। ठीक है, हेंस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस इन वैक्यूम, मतलब वो सरफेस कहां रखा हुआ है, वैक्यूम में रखा हुआ है, इज 1/एप्सिलॉन जीरो टाइम्स, एप्सिलॉन जीरो क्या होता है, परमिटिविटी होती है किसकी, फ्री स्पेस की, एप्सिलॉन जीरो है मतलब फ्री स्पेस में रखा हुआ है, सिर्फ एप्सिलॉन यूज करने लग गया, इसका मतलब कोई मीडियम में रखा होगा, तो 1/एप्सिलॉन टाइम्स टोटल चार्ज विद इन दी सरफेस रिगार्डलेस ऑफ हाउ द चार्ज में बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो मतलब हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नेट चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन जीरो, यही क्या हो जाएगी हमारी गॉस लॉ, यही को बोलती है। ठीक है, इसी को हम क्या करेंगे, अभी डिराइव भी करेंगे। ठीक है, और एक और चीज क्या बोला, विद इन दी सरफेस मतलब सरफेस के अंदर तो रखा होगा, रिगार्डलेस ऑफ हाउ चार्ज में बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब भले अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी हो, ठीक है, कंटिन्यूअस हो डिसकंटिन्यूअस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज किसी भी एक सरफेस के अंदर, एक सरफेस ले लूं और इस सरफेस के अंदर कैसे भी चार्ज रखे हुए हैं, कोई भी उनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, इन सब का मैं क्या करूंगा, एल्जेब्रिक सम करूंगा और नेट चार्ज निकालूंगा, उसको मैं परमिटिविटी से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू निकल जाएगी फाई, कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस से क्या होगा, पास होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने ये चीज देखी, ये चीज जो हमने देखी, इसको हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, इस चीज को अब हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, मतलब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होगा, गॉस थ्योरम को हम डिराइव करेंगे, किसके लिए, एक स्पीयर के लिए, एक स्पीयर जो क्या है, स्फीरिकल सिमेट्री, मतलब वो पूरा स्पीयर क्या है, सिमेट्रिक है, तो प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम फॉर स्फीरिकली सिमेट्रिक सरफेस, एक स्फीरिकल सिमेट्रिक सरफेस है, उसके लिए हम प्रूफ देखेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ
सरफेस एलिमेंट ds इज गिवन बाय, ये हमने क्या लिया, एक स्फीयर लिया। इस स्फीयर में ये जो येलो रंग का हमने क्या ले रहे हैं, एक सरफेस का एलिमेंट ले रहे हैं। इस एलिमेंट से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, मतलब कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पूरे स्फीयर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है वो पता चल जाएगा। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे जनरेट हो रहा है, क्योंकि अंदर में उसके सेंटर में क्या रखा हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। अब ये पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ, तो वही हम कैलकुलेट करेंगे कि इस स्फीयर से कितनी फील्ड लाइंस निकल रही, तो हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अंदर में क्या रखा हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। यहां पे हमने एक छोटा सा येलो रंग का एलिमेंट लिया। ठीक है, उस एलिमेंट का क्या है, ये एरिया वेक्टर ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, ऐसी बाहर की तरफ जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, रेडियस, दोनों उस एलिमेंट का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस एलिमेंट ds इज गिवन बाय, अब ये ds क्या है, यहां पे वेक्टर फॉर्म में बोल्ड में लिखा हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, तो d फाई छोटे से एलिमेंट का, छोटे से एलिमेंट में कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, E डॉट ds। ये दोनों क्या है, वेक्टर फॉर्म में, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर फॉर्म में और सरफेस एरिया का भी क्या है, वेक्टर फॉर्म में, मतलब ये क्या होगा, ऐसा होगा। ठीक है, मैंने बोर्ड लिखा है, आप ऐसे एरो लगा के शो कर सकते हैं। तो वो क्या होगा, इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालते हैं, यदि हम सिंपल तरीके से देखें तो E इक्वल टू क्या होता है, K इंटू Q बाई आर स्क्वायर, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन। K क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q और आर स्क्वायर कितने डिस्टेंस में निकाल रहे हैं, ये चीज तो हमें अभी तक अच्छे से समझ में आ गई होगी क्योंकि इतना पढ़ लिए हम इसके बारे में। तो E की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, यहां पे वेक्टर फॉर्म में हमें रखनी होगी, मतलब यूनिट वेक्टर भी उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बाई आर स्क्वायर, ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन के लिए आर कैप से हम क्या करेंगे, उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या नहीं मिल जाएगी, उसका डायरेक्शन भी मिल जाएगा। इनटू ds, मतलब क्या, एरिया वेक्टर, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ds को, ds मतलब उसका मैग्नीट्यूड और उसका क्या, यूनिट वेक्टर, सेम जैसे हमने जब पहला टॉपिक पढ़ा एरिया वेक्टर उसके बारे में समझा, तो ds इंटू एन कैप। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई हमारी फर्स्ट वाली, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब उसके बाद आगे देखेंगे तो अब हम क्या करेंगे, जो Q है और ये ds है, ये दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो इन लोग दोनों को साथ में ले लेंगे और दोनों यूनिट वेक्टर्स को हम क्या करेंगे, साथ में ले लेंगे। तो d फाई e मतलब छोटे से एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, छोटे से सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जो k की वैल्यू होती है कांस्टेंट, ठीक है, इनटू Q ds, Q और ds को हमने साथ में रख लिया यहां पे, डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है, इनटू आर कैप एन कैप, दोनों यूनिट वेक्टर्स को हमने क्या कर लिया, साथ में रख लिया। ठीक है, अब यहां पे यदि मैं दोनों यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करूं तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 cos 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि दोनों का जो डायरेक्शन है, मतलब दोनों के बीच में कोई भी एंगल नहीं बन रहा है। ds का भी यूनिट वेक्टर ऐसे ही बाहर निकलेगा सरफेस से, ठीक है, सरफेस से आउटवर्ड ds के डायरेक्शन में निकलेगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या हो रही, जस्ट इसी के ऊपर ओवरलैप ही कर रही, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैसी निकल रही। तो दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है क्या, बिल्कुल एंगल नहीं बन रहा है, कोई भी एंगल नहीं बन रहा है दोनों के बीच में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, cos 0 डिग्री होगा दोनों के बीच का एंगल, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वेक्टर और एरिया का यूनिट वेक्टर, और डॉट प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली बात है cos होगा और दोनों के बीच का 0 डिग्री होगा, तो क्या आ जाएगा, सिर्फ वैल्यू 1 आ जाएगी, मतलब ये जो पूरी की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, सिर्फ 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो बस इतना टर्म बचा हमारे पास। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ds में कितना टर्म बचेगा हमारे पास, d फाई e, ठीक है, छोटे से सरफेस की इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई इंटू Q ds बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी स्फीयर सरफेस, मतलब पूरे स्फीयर सरफेस से अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो सरफेस इंटीग्रेशन d फाई e का, ये क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताने लग जाएगा, फाई e इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन d फाई e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसी को रखे पूरा, तो ये 1/4 पाई Q बाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लिए, अंदर में क्या आ जाएगा, सरफेस इंटीग्रल किसका, ds का, ds का सरफेस इंटीग्रल। तो छोटा सा एरिया लिए, स्फीयर है, हमें पता है इंटीग्रेट करेंगे तो वो पूरा बड़ा स्फीयर ही बनेगा, और पूरे बड़े स्फीयर का वो क्या रहेगा, सरफेस एरिया रहेगा, जो क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसकी पूरी टर्म क्या आ जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगी, बाकी पूरी टर्म क्या है, सेम है।
फाई मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा 1/4 पाई क्यू बाई आर स्क्वायर, और सरफेस इंटीग्रेशन छोटे से एलिमेंट का स्फीयर के, तो वो क्या बन जाएगा, पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया बन जाएगा। और क्या होता है स्फीयर का सरफेस एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या बन जाएगी हमारी, ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब यहां से यदि हम देखेंगे कि क्या क्या कैंसल आउट हो रहा है, तो क्या क्या कैंसल आउट हो जाएगा, 4 पाई और ये 4 पाई कैंसल आउट, आर स्क्वायर भी कैंसल आउट, तो सिर्फ क्या बचा, क्यू बाई आर स्क्वायर बचा। एकदम सिंपल सा डेरिवेशन है इसका, क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो बचा है यहां पे, तो क्या आ जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। क्यू क्या है यहां पे हमारा, नेट चार्ज, एप्सिलॉन जीरो क्या है, परमिटिविटी फ्री स्पेस की, तो फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो। ये क्या आ गया हमारा, गॉस लॉ आ गया। ठीक है, या हम इसको बोल सकते हैं गॉस थ्योरम, जो हमें क्या बोला था स्टेटमेंट में कि जो सरफेस इंटीग्रल होगा, वही जो स्टेटमेंट हमें फर्स्ट में बोला था, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर एनी क्लोज सरफेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं, फ्री स्पेस में, इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड विद इन दी सरफेस। तो ये क्या आ गया हमारा, गॉस थ्योरम का प्रूफ आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और पॉइंट देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा कि अभी तो हमने उसको क्या एज्यूम किया है कि वो फ्री स्पेस में रखा हुआ है या वैक्यूम में रखा हुआ है। अब यदि वो किसी मीडियम में रखा होगा, या किसी प्रकार के इंसुलेटिंग मीडियम में रखा होगा, तब क्या होगा, तो इफ द मीडियम सराउंडिंग हैज ए चार्ज, हैज द चार्ज एंड हैज ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, देन डाइलेक्ट्रिक्स का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का इंसुलेटिंग मीडियम होगा, मान के चलते हैं उसमें। ठीक है, तो उसमें यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा, उस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू 1/q के एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये के क्या होता है हमारा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, या इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। वही क्या होता है, ईआर के बराबर होता है, और ईआर क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसी मतलब एब्सोल्यूट परमिटिविटी नीचे में, और ऊपर में क्या होगी, मीडियम की जो परमिटिविटी रहेगी वो। इसको भी हम देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, एकदम स्टार्टिंग में। तो यहां पे वैल्यू रखूंगा मैं के की, तो वो क्या होगी, रिलेटिव परमिटिविटी जिसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन बाई ई जीरो। तो एप्सिलॉन नीचे, ऊपर ई जीरो, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन, मतलब किसी मीडियम की परमिटिविटी, जो वो मीडियम है उस मीडियम की परमिटिविटी। ठीक है, तो फाई क्या हो जाएगा, नेट चार्ज बाई उस मीडियम की परमिटिविटी। सेम जैसे वैक्यूम में था तो जीरो आ जा रहा था, जब दूसरा मीडियम आ गया तो उस मीडियम की क्या आ जाएगी, यहां पे परमिटिविटी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इफ देयर इज नो नेट चार्ज विद इन दी क्लोज सरफेस, मतलब जो सरफेस है, सरफेस के अंदर में कोई नेट चार्ज है ही नहीं, आई व्हेन Q इक्वल टू जीरो, जब अंदर में क्या हो जाएगा, कोई नेट चार्ज होगा ही नहीं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सेम यही वाला केस कैसे हुआ, अभी हमने जो एक क्वेश्चन बनाया उसमें हमने देखा कि अंदर में क्या रखा हुआ था, इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ था। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का तो नेट चार्ज जीरो होता है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, बाहर नहीं आएगा उस सरफेस के। तो यदि अंदर में कोई भी नेट चार्ज नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज जीरो। ठीक है, इफ नो चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। वही चीज को उसने सेकंड पॉइंट में बोला कि यदि किसी भी चार्ज, कोई एनक्लोज सरफेस के अंदर में यदि कोई भी चार्ज नहीं है तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा उस सरफेस से। ऑब्वियस ही बात है, कोई अंदर चार्ज होगा ही नहीं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आएंगे ही कैसे, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही बाहर नहीं आएगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ फीचर्स देखते हैं किसके, गॉस लॉ के। सम फीचर्स ऑफ गॉस लॉ, कि कैसे कैसे पॉइंट में हम कैसे कैसे कंडीशन में एप्लीकेबल होती है। तो गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस, सारे क्लोज सरफेस के लिए ट्रू है, नो मैटर व्हाट इज शेप और साइज बी। मतलब गॉस लॉ क्या होती है, सारे क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका साइज और उसका शेप क्या हो। सेकेंड पॉइंट, in the situation where surface is so chosen that there are some charge inside and some charge outside, यदि ऐसी कंडीशन आई जिस केस में हम ऐसा सरफेस चूज कर रहे हैं जिस सरफेस के अंदर तो कुछ चार्ज है ही, साथ ही साथ उस सरफेस के बाहर भी कुछ चार्ज है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लोज सरफेस। ठीक है,
तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, ये तो हमें पता है, ऑब्वियस ही बात है। सेकंड लाइन, यदि हम एक ऐसा मान के चलते हैं कि एक सरफेस एज्यूम कर रहे हैं जिस सरफेस के अंदर कुछ चार्ज ही एनक्लोज्ड हो रहे हैं और कुछ चार्ज क्या है, बाहर रखे हुए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यदि हम बात करें ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सारे चार्जेस के कारण होगी। ये तो ऑब्वियस ही बात है कि जितने भी चार्जेस है उन सब चार्जेस के कारण क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भले सबके कारण आएगी, मगर लेंगे हम सिर्फ सरफेस के अंदर वाले ही चार्ज लेंगे। ठीक है, तो गॉस लॉ इज ऑफन यूजफुल व्हेन सिस्टम हैज सम सिमेट्री। तो जनरली गॉस लॉ कब यूज होती है, जब सिस्टम की क्या हो, थोड़ी सिमेट्री हो, किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्री हो, स्फीयर हो, सिलेंडर हो। इस केस में हम लेते हैं जिसके सरफेस एरियाज के फॉर्मूले हमें इजीली याद रहते हैं और पता रहते हैं। ठीक है, दिस इज फैसिलिटेटेड बाय द चॉइस ऑफ ए सुटेबल गॉसियन सरफेस। अब ये कैसे फैसिलिटेट होता है कि हम कैसा गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ऐसा गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करना है जिसमें हमें थोड़ी सिमेट्री मिले। ठीक है, कॉमन चीजें मिले, स्फीयर टाइप की चीज मिले, सिलेंडर टाइप की चीज मिले, तो एक क्या हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो कि हम कैसा गॉसियन सरफेस लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं गॉस लॉ पढ़ने के बाद। क्या बोल रहा है, अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड L। एक चार्ज है जो किसी क्यूब के सेंटर में प्लेस्ड है जिसका साइड क्या है, L है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब। ठीक है, एक क्यूब है, उसके सेंटर में क्या रखा हुआ है, एक चार्ज रखा हुआ है, और बोल रहा है कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है उसके सारे साइड से। ठीक है, नॉर्मली हम बनाएंगे ऐसे, तो हम एक क्यूब बना सकते हैं ऐसे, और इस क्यूब के बीच में क्या रखा हुआ है, एक तो चार्ज रखा हुआ है Q, और इसके सारे सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। ठीक है, सब सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, ऑब्वियस ही बात है। हमें क्या बोला है, ईच फेस पे निकालो, हर फेस से कितना पास हो रहा है वो चीज निकालनी है। ठीक है, तो निकाल सकते हैं बिल्कुल। हमें क्या करना है, एक फेस का निकालना है, तो हमारा काम हो जाएगा सिंपल। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो टोटल यदि हम गॉस लॉ के, ठीक है, स्टेटमेंट भी लिखते हैं, बाई गॉस थ्योरम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with the surface टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द सरफेस क्या होगा, फाई ई इक्वल टू नेट चार्ज जो अंदर में है और एप्सिलॉन जीरो जो परमिटिविटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, अब क्या है, उसके सेंटर में रखा हुआ है, और यहां पे क्या होगा कि ये जो स्पीयर, मतलब जो एक क्यूब है, इसमें क्या होगा, 6 फेस होंगे, 6 फेसेस होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, एक फेस से कितना पास होगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी वो एक फेस से कितना पास होगी, एक फेस की यदि हम बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 1/6 तो जाएगा। ठीक है, किसका, फाई का 1/6 तो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/6 Q बाई एप्सिलॉन जीरो। तो इतना क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा किससे, उसके एक फेस से। यही चीज हमें निकालने बोला था, थ्रू ईच फेस। तो एक फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, 1/6 एप्सिलॉन जीरो। जितना भी पास होगा उसको हम क्या करेंगे, 6 सरफेस है तो 1/6 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, नेट चार्ज Q/6E0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिगर शोज दैट 3 पॉइंट चार्जेस, 3 पॉइंट चार्जेस है, +Q, -Q एंड +3Q। 2 चार्जेस +2Q एंड -Q आर एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस S। 2 चार्जेस अंदर है सरफेस के। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस कन्फिगरेशन थ्रू द सरफेस S। ठीक है, डायग्राम भी यहां पे दिया हुआ है, तो मैं डायग्राम बना देता हूं कैसा है इसका। ऐसा एक सरफेस है, ठीक है, और ये सरफेस के अंदर क्या है, सरफेस के अंदर कैसे हैं, 2 चार्जेस हैं।
प्लस 2q, और दूसरा चार्ज कौन सा है सरफेस के अंदर, -q, और बाहर में एक चार्ज है, ठीक है, बाहर वाला चार्ज कौन सा है, +3q। हमें क्या बोल रहा है, ये क्या है, ये हमारा सरफेस S, इसमें बोल रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस कॉन्फ़िगरेशन थ्रू द सरफेस S। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यदि हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, फाई E इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q, और क्या, नेट चार्ज जितना होगा बाई एप्सिलॉन 0। अब इसमें कोई बोल बता सकते हैं कि आप बाहर वाले को कंसीडर करेंगे क्या, नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि सिर्फ सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है वो देखना है, तो सरफेस के अंदर जितना चार्ज एनक्लोज्ड है सिर्फ उसी को हम कंसीडर करेंगे। तो क्यू नेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, +2q - q बाई एप्सिलॉन 0, तो क्या हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सिंपल q बाई एप्सिलॉन 0। इतना क्या निकलेगा हमारा, इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी। ठीक है, बाहर वाला जो चार्ज है उसको हम क्या करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे ये जो सरफेस लिया हमने, ये क्या हो गया हमारा, गॉसियन सरफेस हो गया, और इसके अंदर जितने चार्जेस हैं हम उसी को कंसीडर करेंगे, बाहर वाले को नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज भी हुई। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट हम आगे गॉस लॉ के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।